गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। यदि मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी हो या आपको लगता है कि मेरे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यदि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती हैं। चलिए आज हम नया अध्याय की चर्चा करने वाले हैं और अध्याय है 12वां जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। और औपनिवेशिक जो नाम पड़ता है वो किस तरह से पड़ता है, आपको याद होगा 1757 का जो इतिहास है, प्लासी की लड़ाई से ही हमारे जो है गुलामी का समय जो है वो शुरू हो गया था। बंगाल से ये शुरू हुआ था और जाकर जो 1857 ईस्वी में मुगल को ख़त्म करने के पश्चात लगभग पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश का शासन हो गया था, जो 1947 तक जो है चला था। तो इस काल को कहा जाता है औपनिवेशिक काल। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में जो है शहर स्थापित हुए, अंग्रेजों ने यहाँ पर शहर कुछ बनाए, जिसमें से जो है महत्वपूर्ण क्या थे, मद्रास था, कलकत्ता था और बम्बई था, जिनके नाम आजकल बदल गए हैं। मद्रास आजकल चेन्नई है, कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है और बम्बई को आजकल कहा जाता है मुंबई। तो यहाँ पर जो है विशेष तरह के जो इमारतें स्थापित हुई वो कैसी थी, किस शैली में बनी हुई थी, ये भी चर्चा होने वाली है। और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या वहाँ पर जो करवाया, जो विकास के कार्य करवाए, वो किस आधारित एक वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने वो जो है शहर बसाए, तो उसकी सारी चर्चा यहाँ पर होने वाली है और वही क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, नीचे अगर आपको ये क्यूरियोसिटी जागी है तो भाई ये जो इमारत है ये कहाँ बनी है, ये कोई विदेश में नहीं है, ये आपके मुंबई में ये इमारत बनी है। इसको विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत खूबसूरत, और इसको जो शैली है वो है नवगौतिक शैली में से बनाया, यूरोपियन शैली में से बनाया गया है, खूबसूरत। तो आज जो प्रश्न जो देखने वाले जो इंपॉर्टेंट है इसी में वो है कि औपनिवेशिक काल में जो शहर स्थापित हुए थे उनकी विशेषताएं क्या थी, या फिर मुगलकालीन जो शहर थे वो किस प्रकार से, तो दोनों में अंतर क्या हुआ वो भी हम जानेंगे। दोनों का अंतर के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो तरह की अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। इसे अकबर के शासनकाल में जब उन्होंने जो है अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी कर दी थी आगरा से, तो आगरा के अंदर किले के अंदर ही जो है एक खूबसूरत जो इमारत जिसे जोधा, शायद जोधा महल के नाम से जाना जाता है, तो खूबसूरत इमारतें बनाई थी किसने, मुगल कालीन समय में। और अगर इस इमारत को अगर देखेंगे ये जो है विलियम फोर्ट में जो है वो ये आपको मिलेगी। कलकत्ता का जो फोर्ट था बनाया, किला बनाया था अंग्रेजों ने, उसके अंदर ये खूबसूरत इमारत बनाई गई थी। इसको जो विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाता है। तो ये दो इमारतें जो है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट काल की है, ये मुगल काल की हुई और ये औपनिवेशिक काल की हुई। तो इनमें क्या परिवर्तन था ये भी हम जानेंगे। और प्रथम जो जनगणना हुई थी अंग्रेजों ने जिससे शुरू किया था वो कब हुई, और इसके बाद जो 10 साल जो होती आती है आजकल, अगर आपने देखा 2011 में हुई, 2021 में हुई, अब 2031 में होगी, ये जो 10 साल 10 साल के बाद होगा अंतराल, इसका इतिहास का क्या है, इसका महत्व क्या है वो भी हम जानेंगे। और औपनिवेशिक शहरों में उद्योगों का क्या महत्व रहा इन शहरों को बसाने में, ये सारी चर्चा जो है आज हम करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ से 1 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। डेट्स अगर आप पूछा जाए कि जो है कंपनी के एजेंट मद्रास में कब हुए, तो 1639 में, 1639 में। तो आपको कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे जाएंगे। तो 2 तरह के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं हम, एक तो 1 नंबर के और साथ में 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए या 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान रखना है उसी तरह से। अब आता है पहला, मद्रास, कलकत्ता और बंबई जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये शहर क्या थे, मूलतः कैसे थे और ये महत्वपूर्ण कैसे बन गए। देखिए ये जो शहर थे मद्रास, कलकत्ता और बंबई, ये पहले शहर नहीं थे। औपनिवेशिक शहरों से पहले ये शहर स्थापित, मुगल काल में कोई ये नाम नहीं थे मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, लेकिन उपनिवेश स्थापित होते ही, अंग्रेजों का समय आते ही, हालांकि ये बात है कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले जो मद्रास को ले लिया गया था और मद्रास में अंग्रेजों ने यहाँ पर फोर्ट बनाना, किलाबंदी करना शुरू कर दिया था, जिसे कहा गया सेंट फोर्ट। ठीक है, सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से जो जाना जाता है। तो यहाँ प्रारंभ हो गया था अंग्रेजों के द्वारा। बाद में जो है 1757 ईस्वी में उन्होंने प्लासी के ऊपर अधिकार कर लिया, तो कलकत्ता में भी उन्होंने फोर्ट विलियम स्थापित किया, एक किला किया जिसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह, अलग अलग जो शहर स्थापित हुए किसके शासनकाल में हुए, ये हुए औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों ने इसे जो स्थापित किया। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इन शहरों में वो था, एक तो मत्स्य के केंद्र थे, मछली पकड़ने का, जो आपने देखा दक्षिण भारत में समुद्री किनारा है, हर जगह तो समुद्र से मछलियाँ पकड़ना और उनको बेचना, ये वहाँ के लोगों का जो मुख्य जो है वो व्यवसाय था। इसके अलावा बुनाई करना, वहाँ पर
अगर आप देखेंगे ये आपके जो है बंगाल की बात करो तो ढाका से जो कपड़ा तैयार होता था वो पूरे वर्ल्ड में जो है भेजा जाता, तो बुनाई और मत्स्य के ये केंद्र थे। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के भी जो है वो केंद्र बन गए थे समय बीतने के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतवर्ष में आई थी वो किसके लिए आई थी, सबसे पहले वो व्यापार करने के लिए आई थी। तो उन्होंने जो किलाबंदी करी वो अपने व्यापारिक सामान की देख रेख उनकी देखभाल करने के लिए, वो चोरी ना हो इसलिए उनकी किलाबंदी की गई। तो इसलिए ये एक कैसे थे व्यापारिक केंद्र के तौर पर जो है वो स्थापित हुए तीनों ही शहर, इसलिए ये महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थे। आप इसको जितना बड़ा कर सकते हैं, बड़े से बड़ा भी लिख सकते हैं और छोटा से छोटा भी इसको कर सकते हैं। तो ये महत्व इसका। दूसरा, कंपनी के जो एजेंट थे जिनके द्वारा जो है वो आयात निर्यात होता था उनको एजेंट कहा जाता है। तो मद्रास तथा कलकत्ता में ये कब स्थापित हुए, इन तीनों शहर में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में कब कब जो है वो एजेंट जो है वो ने इन शहरों को के साथ जो है वो बसे, और मुंबई कंपनी को कैसे प्राप्त किया ये भी इतिहास है, ये जानना जरूरी है। शायद ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी है। कंपनी के जो एजेंट थे मद्रास में, जिसे चेन्नई कहा जाता है, 1639 ईस्वी में जो है यहाँ पर जो है कलकत्ता में जो बस गए, फिर सॉरी मद्रास में, और कलकत्ता में 1690 ईस्वी में, और बम्बई की बात करें देखिए 1668 ईस्वी में। बम्बई का इतिहास क्या है कि बम्बई को प्राप्त करने के लिए जो है बम्बई सबसे पहले किसके पास गया था, अगर विदेशियों की बात करें तो पुर्तगाली, याद होगा पुर्तगाल, भारतवर्ष की जो खोज करने वाले थे वो थे वास्को डी गामा, वो पुर्तगाल के थे। तो भाई पुर्तगालियों के पास सबसे पहले जो है वो अधिकार आ गया था किसका, हम बात करें बम्बई, जो मुंबई, इसको जो है 7 द्वीपों का एक समूह भी कहा जाता है, 7 द्वीप अलग अलग डिफरेंट जो है वो द्वीप हैं। तो इन द्वीपों के ऊपर अधिकार किसका हो गया था, पुर्तगाल में। लेकिन पुर्तगाल के ऊपर भी अधिकार लगभग ये 1500 कुछ ईस्वी में, लगभग 1534 ईस्वी में, और बहादुर शाह वहाँ के शासक थे, हुमायूं से वो डर खा रहे थे, इसलिए उन्होंने समझौता किया किसके साथ, पुर्तगालियों के साथ, और इस तरह से उनको जो मिल गया मुंबई मिल गया। लेकिन भाई अब क्योंकि मुंबई बहुत ही इंपॉर्टेंट था, फ्रांसीसियों के साथ बहुत संघर्ष हुआ, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ, लेकिन इनको ब्रिटिश जो लोग थे उनके पास मुंबई नहीं मिल पा रहा था, कारण थे इसके पीछे। लेकिन अंततः क्या हुआ देखिए 1661 ईस्वी में, यहाँ 68 दिया मैंने, 61 ईस्वी में क्या हुआ था, ये गलत है, 68 नहीं हो गया, 61 होगा। 1661 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटेन के राजा उस समय थे चार्ल्स द्वितीय, याद रखना राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह हो गया किसके साथ, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनके साथ उनका जो है विवाह हो गया, उनका नाम था कैथरीन, वो भी आपने याद रखना है, ये जीके को क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कैथरीन से विवाह हुआ तो भाई इनमें भी जो है वो दहेज देने की प्रथा थी, दहेज याद रखना, केवल भारतवर्ष में भी इनके में भी। तो भाई दहेज के तौर पर जो है वो बम्बई को दे दिया गया, किसे, चार्ल्स द्वितीय को भी दे दिया गया, चार्ल्स द्वितीय को जो है वो बम्बई मिल गया दहेज में, कब, 1661 ईस्वी में। अब चार्ल्स द्वितीय जो है ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी 1668 ईस्वी में, इस डेट को जो है 1668 ईस्वी में उसने इसे दे दिया किसे, भारतवर्ष की में जो कंपनी, ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे जो है इसे दे दिया पट्टे के ऊपर, ठीक है, कि प्रति वर्ष आप तो मुझे इतना पैसा दोगे और उसके बलबूते पर आपको ये दे दिया गया। तो ये है इसका इतिहास। तो भाई कब कब एजेंटों को मिला, 1639 ईस्वी को मद्रास मिला, 1690 में बंगाल मिला, और 1668 ईस्वी को ये किसको मिल गया, बंबई भी इन्हें मिल गया। ये पढ़ा हमने इनके बारे में। अब चलते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन, मुगलकालीन शहर। मुगलकालीन शहरों की बात करो तो याद रखना कौन से शहर है, यह है आगरा, दिल्ली और लाहौर, जो मुगल काल में शहर स्थापित हुए, ये मुगल काल में हुए थे। तो याद रखना जो उपनिवेशिक काल के शहर है वो अलग है और जो मुगलकालीन शहर है वो अलग है। ये क्यों प्रसिद्ध है, उपनिवेशिक बार हमने पढ़ लिया, अब ये क्यों प्रसिद्ध है भाई। नंबर 1, ये जो शहर थे प्रशासनिक और सत्ता के केंद्र, प्रशासनिक और सत्ता के केंद्र थे कि राजा जो थे, जो मुगल काल के राजा थे, अगर हम विशेषतः बात करें तो अकबर की बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अकबर के ही शासनकाल में जो है सबसे जो नई राजधानियाँ स्थापित हुई वो अकबर के शासन। आगरा से जो है वो अकबर कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, अभी बात की थी मैंने पीछे ना, वो क्या था, फतेहपुर सिकरी में। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, फतेहपुर सिकरी के बाद चले जाते हैं वो लाहौर में, और लाहौर के बाद जो है आने वाली जो जनरेशन होती है जिसमें जो है वो शाहजहाँ आते हैं, शाहजहाँ जो दिल्ली, शाहजहानाबाद में चले जाते हैं, और इस प्रकार से नई दिल्ली राजधानी बनती है। तो कैसे बनी,
प्रशासनिक और सत्ता के केंद्र की। राजा यहीं पर से सत्ता चलाते थे। राजा जहां स्थापित चले गए, राजा चले गए आगरा छोड़कर फतेहपुर सिकरी में, तो वहां उन्होंने जो है वो महल बनाना शुरू कर दिया और राजधानी वहीं बसना शुरू हो गई। बड़े बड़े जो है वो केंद्र स्थापित हो गए। तो इस प्रकार से प्रशासन और सत्ता के केंद्र जहां भी गया वहां वहां जो है वो जो शहर थे वो बनते चले गए, चाहे आगरा हो, दिल्ली हो, लाहौर है। दूसरा, अब राजा तो गए, लेकिन राजा के साथ जो है बड़े बड़े जो अधिकारी, जिसमें मनसबदार अधिकारी तो गए, लेकिन अधिकारी के साथ साथ जो जो अमीर लोग होते हैं ना, वो भी शहरों में चले जाते हैं। अमीर लोग, क्योंकि शहर जो है किससे के केंद्र होते हैं, हर सुविधाओं का प्राप्त करने का अगर जो जरिया होता है वो शहरों में मिलती है। और शहरों में सुविधाएं के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसे किसके पास होता था? मनसबदार और जागीरदार जो गांव में रहते थे। लेकिन अब इनके पास इतना पैसा आ गया था कि वो अब कहाँ रहने लगे? शहरों में, जहां पर उन्हें बसाया गया। तो इस प्रकार से आगरा और दिल्ली में, लाहौर को ये जो शहर बसे, तो ये इनके कारण भी जागीरदार, मनसबदार और अधिकारी भी यहाँ आए और इनके आवास हो गए। इनके आवास बने, बड़े बड़े जो है वो महलों की तरह घर बनने लगे और इस प्रकार से ये बड़े शहरों में तब्दील हो गए। तीसरा, ये जो मुगलकालीन शहर है ये इस कारण भी प्रसिद्ध है कि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी। केंद्रीकरण हो गया, गांव से लोग कहाँ आ गए भाई? शहरों में आ गए। क्यों? अपनी आजीविका को कमाने के लिए। क्योंकि कई बार जो है अकाल पड़ जाता था, कई बार किस तरह से कई बार जो है इनके ऊपर अत्याचार करते थे, तो लोग कहाँ आ जाते थे? शहरों में नौकरियां प्राप्त करने। इसलिए भी ये प्रसिद्ध थे। विभिन्न उद्योग धंधे थे यहाँ पर। जब कहीं शहर बसता है ना, तो वहाँ पर सबसे मुख्य कारण होता है अधिक पैसा कमाने का, वो होता है उद्योग धंधे। और इसी उद्योग धंधे के कारण लोगों के पास समृद्धि, पैसा आता है। तो इसलिए लोग कहाँ भागे? इन शहरों में, और ये इसीलिए प्रसिद्ध थे। समझ आ गई बात? अब आता है मध्यकालीन दक्षिण भारत की। ये तो उत्तर भारत के शहरों की बात करी हमने, आगरा, दिल्ली और लाहौर। अब आता दक्षिण भारत में भी उसमें शहर स्थापित हुए, लेकिन दक्षिण भारत में जो शहर स्थापित हुए उनकी जो है विशेषताएं अलग थी। उनके बसने का कारण जो है वो यहाँ से बिल्कुल अलग था। देखिए दक्षिण भारत में क्या था? बड़े जो शहर उस समय बसे वो थे मदुरई, याद रखना, मदुरई और कांचीपुरम। और ये आज की डेट में ये दोनों जो जगह हैं उस समय भी और आज के समय में भी इसलिए डेवलप हो पाई, इसलिए जो वो मुख्य केंद्र बन गए या शहर बन गए, क्योंकि वहाँ पर मुख्य क्या था? प्रसिद्ध जो मंदिर थे, बड़े जो मंदिर थे वो यहाँ पर स्थापित थे। मदुरई की अगर बात करते हैं, देखिए बड़े याद रखना आप लोगों ने, मदुरई में जो है मीनाक्षी माता का जो मंदिर हो माना जाता है। और कांचीपुरम की बात करें तो कांचीपुरम में कामाक्षा जो मंदिर है, कामाक्षी मंदिर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और जो कांचीपुरम का जो मीनाक्षी मंदिर वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे शक्तिपीठ माने जाते हैं ना, 51 शक्तिपीठ है पूरे भारतवर्ष में, उनमें से एक जो है वो ये कांचीपुरम में कामाक्षी मंदिर भी है, याद रखना। तो भाई ये वहाँ पर पहला कारण जो है वो शहरों का था। इसकी शहरों की विशेषताएं कि एक यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर जो स्थापित थे। दूसरा, ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र भी बन गए, क्योंकि यहीं पर आकर लोग जो थे आस्था के केंद्र ही नहीं थे, बल्कि महत्वपूर्ण जो लोग थे यहीं इन्हीं जगहों के ऊपर रहने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर गांव से शहर बसने लगे थे। इसके अलावा व्यापारी केंद्र तो थे ही, और त्यौहार प्राय जो है मेले के रूप में मनाए जाते थे। जो त्यौहार थे, देखिए कुछ होते हैं जो घरों में ही मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार होते हैं जो मेलों के तौर पर भी मनाए जाते। तो दक्षिण भारत में यहाँ पर कई कई दिनों तक जो है मेले चलते थे इन जहां मंदिर बने थे। और मेलों में आपको मालूम है क्या पड़ती है ना, बहुत सारी दुकानें पड़ती हैं, और उन दुकानों के पड़ने के कारण बहुत सारा पैसा इधर से उधर जाता। तो ये एक मुख्य केंद्र बन गए थे, व्यापारिक केंद्र। तो इसलिए जो है यहाँ पर शहर स्थापित हुए। इसके अलावा भाई अब ये केवल जो धार्मिक संस्थान थे, इनकी इज्जत जो है शासक भी करते थे, और यही शासक इनके मुख्य संरक्षक भी थे। जो सर्वोच्च अधिकारी और जो धार्मिक संस्थाओं के जो सर्वोच्च अधिकारी थे या मुख्य संरक्षक होते थे, जिन्हें जो शासक होते थे, राजा ही होते थे, तो भाई ये भी यहीं रहते थे। इसलिए इनके रहने के कारण जो है क्या हुआ, यहाँ पर शहर जो स्थापित हो। तो दक्षिण भारत में अलग भूमिका है शहर स्थापित होने की, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मुख्य केंद्र थे, मुख्य मंदिर थे। लेकिन अगर दक्षिण भारत करी तो वहाँ प्रशासन और सत्ता के केंद्र थे। राजाओं के बनने का होने के कारण ही वहाँ पर शहर स्थापित हुए, जबकि यहाँ मंदिर होने के कारण जो है वो बड़े नगर स्थापित हुए। ठीक है, राजा भी थे, लेकिन सबसे प्रमुख तो है वो आता है मंदिर। तो यह दक्षिण और उत्तर भारत में अलग स्थितियाँ। अब आता है पांचवा, और वह औपनिवेशिक काल में
बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारण है। इनकी जनसंख्या बढ़ती चलेगी, इसके पीछे 3 कारण आप बड़े इजीली बता सकते हैं। ये सबको पता है कि गांव से लोग शहरों की तरफ क्यों जाते हैं। तो एक तो पहला कि ये जो है प्रशासन और सत्ता के केंद्र थे, राजा यहाँ पर रहते थे, बड़े बड़े लोग यहाँ रहते थे, तो उनके पास रहने के लिए आवासीय क्षेत्र बहुत बड़े हुआ करते थे और वहाँ पर काम करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए लोग वहाँ गए। दूसरा, नए भवनों और संस्थानों का विकास भी यही हुआ। जहाँ राजा रहेगा, जहाँ राजधानी बसेगी, वहाँ बड़े बड़े संस्थान भी आएंगे, तो विकास के कार्य भी होंगे। तो इसलिए भी जो है वहाँ पर जो है औपनिवेशिक काल में ये भी जनसंख्या बढ़ने का जो कारण था। तीसरा था रोजगार के नए अवसर, केवल पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी नए रोजगार जो है विकसित हुआ। इस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग कहाँ गए, शहरों की तरफ गए। समझ है बात। और शहर आपको मालूम है कि शहर से जो है गांव में जिन लोगों को चूसा जाता था जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो लोग भी तंग आ चुके थे, तो इसलिए की तरफ को भागे, वो शहरों की तरफ भागे और इस प्रकार से इन में जनसंख्या का घनत्व दिनों दिन बढ़ता चला गया। तो आप बहुत सारे कारण होते हैं, आपको मालूम है, वही आपने लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में नगर निगमों में जैसे संस्थानों के विकास का उदय हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, पीछे कारण क्या था 19वीं शताब्दी में, है ना। 1800 कुछ लेकर जो है 1901 की बात हो रही है। तो उस समय जब हम जो है गुलामियत का जो समय था, हम हुए जाकर 1947 में, तो 1947 में हम आज़ाद, उससे पहले जो है हम बात कर रहे हैं कि भाई नगर निगम क्यों बने। नगर निगम समझते हो ना आप लोग, पहले जो है गांव जो होते हैं वो होते हैं पंचायतों के अधीन, जो थोड़ा सा बड़े कस्बे बन जाते हैं वो चले जाते हैं, नगर पंचायतें बन जाती हैं। फिर नगर पंचायत से अगर बड़ा शहर उससे थोड़ा सा बड़ा सा हो गया तो उसको बोलेंगे नगर परिषद, फिर उससे भी बड़ा शहर बन जाएगा तो उस वहाँ पर नगर निगम बन जाएंगे। जैसे जो भारतवर्ष में 4 बड़े नगर निगम हैं जो महानगरों में स्थापित है। कहाँ? एक बम्बई है, कलकत्ता है, मुंबई है और मद्रास है। तो ये 4 जो है वो, तो ये अंग्रेजों के शासनकाल में ही नगर निगम बन गए थे। भाई इसके पीछे कारण क्या है, देखिए इसके पीछे जो है उन नगरों में क्या क्या करना, एक तो जलापूर्ति करना, सभी के पास जल हो तो ये पंचायत नहीं कर सकती है, ये तो कोई बड़ी संस्था कर सकती है। तो ये अगर मैं देखूंगा, ये मुंबई का जो है, मुंबई का नगर निगम की जो है वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित बिल्डिंग है उस समय की, आज भी यहीं से नगर निगम की व्यवस्था यहीं से चलती है। तो भाई नगर निगम क्या करता है, जलापूर्ति करता है, जल निकासी कि बरसात जब होगी तो जल निकास, घरों के से जल निकास, गंदा पानी कैसे जाएगा, या बड़े बारिश होने पर जल निकासी कैसे, ये भी काम इनके पास रहता है। सड़क निर्माण, घरों तक जो है सड़क निर्माण जो है, शहरों में कस्बों में हर जगह सड़कें हों, क्योंकि वो उसी से विकास होता है। क्योंकि शहर जो है किसके लिए प्रमुखता क्या व्यवसाय होता है, वो होता है आपका उद्योग धंधे लगना, और आपका उद्योग धंधे लगने से के बाद क्या होता है, व्यवसाय करना, या जिसे हम कहेंगे व्यापार करना। तो भाई व्यापार के लिए जरूरी क्या होती है, सड़कें निर्माण करना। तो जितनी सड़कें निर्माण होगी उससे ज़्यादा आपका विकास होगा। तो भाई सड़क निर्माण और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, पूरा जितना भी इलाका है जहाँ पर नगर निगम स्थापित होता है वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखना, अस्पताल खोलना, ये कार्य भी किसका होता है, नगर निगम। कहने का मतलब कि पूरे एरिया की जो है साइंटिफिक तरीके से क्या हो सके, विकास हो चुके, उसका ख्याल जो है नगर निगम करता है। इसलिए जो 19वीं शताब्दी में नगर निगम स्थापित किया गया। फिर आता है 7वां प्रश्न, अखिल भारतीय जनगणना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जनगणना का जो प्रयास है सर्वप्रथम कब हुआ था, और 10 साल की जो जनगणना है वो कब की गई, सर्वप्रथम शुरू हुई, और जनगणना का महत्व क्या, लाभ क्या है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा जो अखिल भारतीय जनगणना का जो प्रारंभ किया गया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1872 ईस्वी में सबसे पहला प्रयास जो किया गया था, लेकिन 10 साला जो व्यवस्था स्थापित की गई थी सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में, और 1881 के बाद 1891 और फिर 101, फिर इस तरह से 11 में, और फिर जाके जो ये आगे से आगे जो है वो चलता गया। तो 10 साला व्यवस्था कब से शुरू हुई, 1881 से, और प्रथम प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया था। अब इसका महत्व क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। क्यों किया जाता है, क्या बेवकूफ़ हैं जो करते हैं हर बार जब 10 साल के, बहुत ज़रूरत है। एक तो शहरीकरण की गतिशीलता जानने के लिए,
किस गति से जो शहरीकरण हो रहा है, गांव से जो कस्बे से नगर और नगर से बड़े महानगर स्थापित हो रहे हैं, उस गति का पता चलता है कि हमने पिछली 10 सालों में ज़्यादा जो है प्रोग्रेस करी कि अब 10 सालों में इसमें प्रोग्रेस। तो इसलिए ये डाटा होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका है एक जो है अपनी प्रोग्रेस को जांचने का। फिर दूसरा है शिक्षा का स्तर जांचने के लिए भी पता होता है, लिंग, धर्म और जाति का भी पता चलता है। जब कभी भी जो है होता है इस तरह के लोग आपके पास आते हैं तो वो क्या पूछते हैं, शिक्षा, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितनी नौकरी है, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री में है, कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, ये सारी डाटा जो लिया जाता है तो उससे पता लगता रहता है कि किस किस धर्म के लोग कितने जो है इनकी जनसंख्या हो गई, किस जाति के लोग ज़्यादा है, किसके कम है, किस जाति के लोगों ने अधिक एजुकेशन ली है, किसने कम ली है, किसके पास नौकरी। तो इस तरह के आंकड़े कब आते हैं, जब जनगणना होती है। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधी भी जो है जानकारियाँ प्राप्त होती है, लंगड़े लूले कैसे हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, ये भी पूछा जाता है। जन्म और मृत्यु दर, कितने लोगों ने नए बच्चे जो जन्म हुआ और कितने जो है मर गए, इसका भी पता चलता है क्योंकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी वो देते हैं। तो इस प्रकार से ये जनगणना का जो है, जनगणना से ही हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उससे क्या होता है, आने वाले समय में हमें सरकार के लिए इस डाटे के जरिए ये निर्भरता हो जाती है कि हम जो विकास कर रहे हैं वो सही मायने में सही कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जन्म, कितने बच्चों ने जन्म लिया और मृत्यु उनमें से कितने बच्चों की होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को जो है ज़रूरत है कि हमें उनका शिशुकाल का समय जो है वो उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा प्रौढ़ लोग जो है मर रहे हैं तो उससे भी पता लगता है कि भाई किस वजह के कारण। व्यवसायों के बारे में, कितने व्यवसाय हमने नए दिए लोगों को, कितनों की नौकरियां लगी, कितनों की अभी बेरोजगारी है, तो इससे भी हमें जो पता लगता है कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, देश के विकास के लिए। और प्रथम 10 साल जो है हुई थी 1881 में, बार बार याद रखना ये डेट्स। अब आता है 8वां क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के मध्य में बम्बई और कलकत्ता उद्योगों की स्थापना के कारण जो है हाथ क्या था, क्या उद्योग उसमें हाथ थे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिकरण जो उपनिवेशिक शहर थे उसकी विशेषताएं क्या थी। वैसे हमने ये पढ़ लिया है, फिर से एक रिवीजन हो जाएगा। देखिए, पहले हम ज़्यादातर उद्योगों से संबंधित जो है इस क्वेश्चन को ज़्यादा जान पाएंगे। देखिए, ये जो शहर थे ये सही मायने में उद्योगों के कारण ज़्यादा विकसित हो पाए, क्योंकि इन शहरों में जो नेटवर्क था, जो जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो है वो आपका आदान प्रदान होता था, आयात निर्यात होता था, वो रेलवे नेटवर्क था। देश के अंदरूनी हिस्से तक जो है वो माल को ले जाना ये रेलवे। तो ये शहर जो है रेलवे से जुड़े हुए थे। सड़कें तो थी, रेलवे भी सर्वप्रथम यहाँ से आपको का मुंबई से थाना सबसे पहले जो रेलवे जो है 1853 ईस्वी में किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। तो इन्हीं शहरों से इनका विकास हुआ। आज भी भारतवर्ष की बात करें, मेट्रो जो रेलवे चली हैं वो इन्हीं शहरों में चली है, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे बम्बई में। तो इससे क्या होता है, विकास होता है। तो रेलवे नेटवर्क के द्वारा जुड़े होने के कारण जो है ये यहाँ पर जो निर्यात की संभावना थी, आयात की संभावना थी, वो ज़्यादा थी। तो इसलिए जो यहाँ पर जो है वो इनके कारण उद्योग स्थापित हुआ और उद्योगों ने क्या किया, यहाँ की जनसंख्या को बढ़ावा दिया। यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग इकट्ठे होते गए और बड़े निर्माण बहुत ज़्यादा हुए, बड़ी बड़ी इमारतें भी यहाँ स्थापित हुई। तो भाई उद्योगों के लिए महत्व है यहाँ का, इन शहरों का। दूसरा, जनसंख्या अधिक होने के कारण, क्योंकि भाई लोग अब शहरों में की तरफ आते तो किसके लिए आते हैं, रोजगार की तलाश में। जहां एक व्यक्ति की जरूरत है वहां हमारे पास 10 व्यक्ति खड़े हो जाए तो क्या होगा, श्रम सस्ते में बिकना शुरू हो जाएगा। एक बोलेगा कि मैं जो है 2 रुपये में ही काम कर लूंगा, तो सोचिए आप जो है क्यों आप 10 रुपये के देंगे किसी को, आप बोलेंगे ठीक है मैं 2 रुपये से काम, तो सस्ता श्रम हो गया। जो श्रम था, काम करने वाले जो लोग थे वो कम पैसे पर जो है वो काम करने लगे थे। जनसंख्या इससे भी जो है जनसंख्या अधिक होने का लाभ ये भी उनको मिला। तीसरा, विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग यहाँ रहकर जो आने लगे थे और उनको एक आदर्श जगह मिली रहने के लिए। तो ये भी जो है उद्योगों की स्थापना के ही कारण हो पाया कि अधिक लोगों की जरूरत थी उद्योगों में, है ना, काम करने के लिए। और जब ये यहाँ पहुँचे तो यहाँ कभी भी जातियाँ धर्म नहीं पूछा जाता था। और इससे जो गाँव में जो उनका जो जीवन था वो नरक समान था, लोगों को जो खास तौर पर जो है निम्न जातियों का, तो वो लोग यहाँ पर एक आदर्शपूर्ण जीवन जो है जीने लगे। चौथा था, यहाँ न केवल पुरुषों बल्कि स्त्रियों को भी रोजगार
जबकि गांव में तो स्त्रियों का रोजगार करना जो है वो बिल्कुल पाबंद था, उनको जो है नज़र से अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब शहरों में जो है उनको बराबर का रोजगार अवसर जो है मिलने लगे, तो इससे उनका जीवन में परिवर्तन आया। तो इस प्रकार से उद्योगों की स्थापना में जो है मुंबई और कलकत्ता का जो शहर बसे, वो उद्योगों का बहुत बड़ा जो है वो हाथ है। फिर नौवां आता है सिविल लाइन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल लाइन्स क्या है और यह क्यों बसाए गए थे। देखिए 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो बहुत सारे अंग्रेजों को जो है, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को जो है मारा गया था हिंदुओं के द्वारा में या भारतीयों के द्वारा, क्योंकि इसी तरह का जो है अंग्रेज भी जो है वो कमी नहीं थे, वो भी इनके साथ अत्याचार करते, तो लोगों ने भी अत्याचार किया। 1857 ईस्वी में जब ये घटना घटी तो जो गोरे लोग थे उन्होंने पाया कि हम अब जो रहने की व्यवस्था स्थापित करेंगे, खासतौर पर जो गोरे लोग, जो अंग्रेज लोग हैं, वो ऐसी जगह बसाएंगे जहां पर केवल गोरे ही लोग रहेंगे, वहां पर काले मतलब जो भारतीय लोग हैं वो उस जगह पर नहीं रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे वहां पर? केवल गोरे लोग रहेंगे। और उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर क्या होती थी, उस सेना की जो टुकड़े थी या कमान थी वो वहां पर यूरोपीय लोगों के हाथ में होती थी। देखिए कमान किसके पास होती थी? यूरोपीय लोग। कोई भी जो वहां पर कोई भी जो अधिकारी, सेना अधिकारी जो है होता था, बड़ा अधिकारी, वो कौन होता? सिर्फ गोरा लोग ही होते थे। और सैनिक जो है वो हमारे काले लोग हो सकते थे, लेकिन जो कमान होती थी वो यूरोपीय अधिकारियों के पास ही होती थी। मतलब सेना की टुकड़ियां वहां पर हमेशा तैनात रहती थी। ऐसी जगह पर जो शहर बसाए गए उनको कहा गया सिविल लाइन्स। क्या कहा गया? सिविल लाइन्स। याद रखना, सिविल लाइन्स अंग्रेजों के लिए रहने के स्थान, और जहां पर सैनिकों की टुकड़ियां रहती थी और अधिकारी जो थे, कमान जो होती थी वो यूरोपीय अधिकारियों के ही पास होती थी, उन्हें कहा गया सिविल लाइन्स। और यहाँ पर जो भव्य जो बंगले बनाए जाते थे उनके रहने के लिए, और सड़कें बहुत खुली होती थी, उस प्रकार से इस व्यवस्था को कहा गया सिविल लाइन्स। अब आता है एक क्वेश्चन और कि प्रारंभिक हिल स्टेशनों के आरंभिक उद्देश्य क्या थे। देखिए हिल स्टेशन आपको याद रखना पड़ेंगे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो हिल स्टेशन थे जिसका नाम था शिमला, माउंट आबू और दार्जिलिंग। इनकी व्यवस्था अगर आप देखेंगे, देखिए शिमला जो है वो हिमाचल की राजधानी है, दार्जिलिंग देखेंगे आपका वेस्ट बंगाल में एक स्थित है, सिक्किम के साथ ही पड़ता है, तो इस प्रकार से दार्जिलिंग। और माउंट आबू करें तो गुजरात में पड़ता है, लेकिन सीमा के साथ जो है वो सीमा किसकी पड़ती है साथ में? आपके देखिए राजस्थान, तो राजस्थान की सीमा के पास। तो ये वो क्षेत्र है जो ठंडे क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं और कैसे ठंडे क्षेत्र हैं। और जो अंग्रेज थे, अगर आप देखें जहाँ ये ब्रिटेन है, अगर उसका जलवायु को देखेंगे तो ये ठंडी जलवायु है। वो ऐसे लोग हैं जो ठंडे में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा होती है और गंदगी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये गंदगी से चिढ़ करने वाले लोग हैं, तो इसलिए इन्होंने जिन जगहों को अपने योग्य पाया वो थे शिमला, माउंट आबू और दार्जिलिंग, और यहाँ पर वो रहना पसंद करते थे। तो इसलिए जो है अब रहना तो हो गया ना, लेकिन इनको डर भी रहता था काले लोगों से, भारतीय लोगों से, कहीं हमें मारे ना। इसलिए वो क्या करते थे, जिन जगहों को उन्होंने अपने योग्य पाया रहने के लिए, उन जगह के ऊपर ही अपनी सेना को भी ले आए, सेना की टुकड़ियां भी ले आए, तो सैनिकों के ठहरने का स्थान भी बन गए। और यहाँ से क्या था, क्योंकि ये ऊंचे स्थान थे, ऊंचे स्थानों से क्या होता है कि सीमा की निगरानी भी हो जाती है आसानी से, सीमा की निगरानी भी हो जाती है और शत्रु पर हमला करना जो है आसान हो जाता है। ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हमें जो है याद होगा कारगिल युद्ध हुआ था, तो हमारे बहुत सारे सैनिक जो है बजाय पाकिस्तान के देखे जाए तो हमारे बहुत ज़्यादा जो हम मारे गए थे। किस वजह के कारण? क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे और ऊपर वाले स्थानों में बैठे हुए थे, जहाँ से वो पत्थर भी फेंक दे तो तभी भी हमारे लोग मारे जाते। तो इस प्रकार से ये जो है 3 जो जगह थी, शिमला, माउंट आबू और दार्जिलिंग, इसलिए इनके लिए हेल्पफुल थी। और दूसरा मैंने कह दिया ना, जलवायु, यूरोपीय लोग कहा सकते हैं ठंडी जलवायु में रहना पसंद करते थे, इसलिए भी इन्होंने जो है वो, बाद में तो ये होगा कि शिमला को जो राजधानी ही घोषित कर दिया गया, राजधानी स्थापित कर दिया और वायसराय यहाँ पर रहने लगे। जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे अंग्रेजों के भारतवर्ष में, उनको वायसराय कहा जाता था। जैसे कि भारतवर्ष के जो अंतिम वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो भाई ये जो वायसराय थे, ये अगर आप जाएं शिमला में जो है एडवांस स्टडी है, वो वायसराय का जो महल हुआ करता था, तो यहाँ पर ये रहते थे। और साथ में ही अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ को, वहाँ से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, जितना भी आपका पूरा जो
जिसे हम कहते हैं माल, तो माल से नीचे वाली जो जितनी भी बिल्डिंग है वो अंग्रेजों के बड़े आज भी वहाँ पर जो है एक कंपनी जो है सैनिकों की रहती है। तो ये अंग्रेजों के शासनकाल से ही जो है इस तरह की व्यवस्था जो स्थापित थी हिल स्टेशन में वहाँ पर। तो वायसराय भी रहने लगे और उनके साथ जो है हिल स्टेशन में जो है पूरी पूरी कंपनियां भी रहने लगी। इस तरह से बड़े बड़े जो अंग्रेज अधिकारी थे वो वहाँ पर स्थापित हुए, रहने लगे। और आज भी इन जगह के ऊपर माउंट आबू, दार्जिलिंग जाएंगे तो वहाँ पर सैनिकों की जो टुकड़ियाँ हैं वो आज वहाँ पर विद्यमान है। तो यह अंग्रेजों के शासनकाल से चला आ रहा है। तो हिल स्टेशन आरंभिक जो उद्देश्य थे क्या थे कि एक तो जलवायु बहुत अच्छी थी, दूसरा जो है यहाँ सैनिकों के लिए ठहरने का स्थान था, और तीसरा जो है सीमा की निगरानी होती थी, और चौथा था शत्रुओं पर हमला करना बड़ा आसान होता था, इसलिए जो है ये शहर बसे। फिर 11वां क्वेश्चन अंतिम, कि कोई 3 प्रकार बताएं, कारण बताएं जिनसे प्रेरित होकर अंग्रेज शासकों ने मुंबई में भवन निर्माण के लिए यूरोप की स्थापत्य अथवा वास्तुकला शैली का आयात किया अथवा उन्हें अपनाया। कि भारतवर्ष में भी उन्होंने अपनी जो शैली थी जो ब्रिटेन में बनती थी, जिस शैली से बनाए जाते थे उस शैली में उन्होंने यहाँ पर अपने मकान बनाना शुरू किए, बिल्डिंग बनाना शुरू किया। उसके पीछे कारण क्या थे? देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। एक अनजाने देश में जाना पहचाना सा भूभाग दृश्य करना, कि उनको ये महसूस ना हो कि हम जो है इंग्लैंड छोड़कर भारतवर्ष में आए, उसी प्रकार का दृश्य, उसी प्रकार की बिल्डिंग बनाना कि आए और लगे कि सचमुच हम वही हैं। तो ये उस दृश्य को स्थापित करना चाहते थे अनजाने देश में, जाना पहचाना कि देखिए ये हमारा ही देश है। दूसरा, यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक था, कि ये जिन जिन जगह के ऊपर गए और वहाँ पर जहाँ भी इन्होंने इस तरह की बिल्डिंग बनाई वो ये दिखाते थे, एक तो अपनी शैली के ऊपर बहुत जो है गुमान था उनको कि हमारी शैली दुनिया की सबसे श्रेष्ठ शैली है, और उसको दिखाने का तरीका था इन बिल्डिंग को बना के देखिए क्या खूबसूरत शैली बनाई है, अंग्रेजों की इमारतें हैं, और उससे बड़प्पन उनको मिलता था। उनको श्रेष्ठता दिखाने की जो है रहती थी कि हम श्रेष्ठ हैं, पूरी दुनिया में हम ही श्रेष्ठ हैं। उस श्रेष्ठता का भाव दिखाने के लिए प्रतीक मात्र था, और सत्ता का, ये हम हैं जो इस देश के ऊपर सत्ता जो स्थापित कर रखे हैं, तो यह हमारी शैली है और हम सबसे ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं, उसको दिखाने का भी एक तरीका था इन भवनों को बनाने का। और तीसरा क्या था कि औपनिवेशिक शासकों और भारतीय प्रजा के बीच में स्पष्ट अंतर, और ये इन्हीं लोगों इन्होंने अपने लिए जो बनाई वो नवगौथिक शैली में बनाया, और भारतीयों को इस तरह की शैली में बनाने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से भारतीयों में और हम में जो शासक है उनमें अंतर बताने के लिए भी इस शैली को जो है अपनाया गया। तो भारतवर्ष में इसलिए लाया गया कि इस शैली के जरिए एक तो वो दृश्य पैदा करना कि हम उसी देश में, जिस जो देश है उसी तरह के देश में रह रहे हैं, दूसरा अपने आप को, अपनी श्रेष्ठता को बताना, और तीसरा है कि भारतीयों को यह दिखाना कि देखिए हम आपसे कितने ऊंचे हैं। इसी भाव से इस शैली को भारतवर्ष में लाया गया था। और एक आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लगाया, आपको याद होगा कि जो बम्बई था उसको कहा गया मुंबई। क्या कहा गया? मुंबई। 1995 में, याद रखना, बदल दिया गया नाम। इसके पीछे कारण क्या था कि हमने, हमारा जो इतिहास था मुंबई का, वहाँ पर माता का जो है, याद रखना, मुंबा देवी का जो मंदिर है वो बड़ा प्राचीन मंदिर है, और इसी माता के नाम पर जो है नाम पड़ा मुंबई। क्या नाम पड़ा? मुंबई। तो ये जीके का क्वेश्चन भी है, और कब पड़ा था? 1995 में। तो ये अंतिम था हमारा उसमें पेज, जितना मैं नॉलेज दे सकता था पहले भाग में वो आप दे चुका हूँ। अंतिम 2 लाइनें, सबके सामने की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर वह सलाह बन जाती है। बहुत ही खूबसूरत विचार है। जब कभी भी आप किसी को भी, अपने बच्चों को भी 10 व्यक्ति के बीच में कोई भी चीज़ समझाना चाहते हैं तो याद रखिए वो हमेशा बच्चा उस चीज़ को अपमान समझेगा, लेकिन वही चीज़ वो आप एकांत में बताएंगे तो वह बात उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा लेसन जो है वो बन जाती। तो ध्यान रखिए कौन सी चीज़ आपको कब बोलनी है। और जब भी एकांत की बात आती है तो मुझे याद आता है 1996 का वो समय जब मैं बीएड कर रहा था, एक शिक्षक बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। उस समय एक कंपटीशन हुआ था, पेंटिंग कंपटीशन। तो उसमें मैंने एक खूबसूरत पेंटिंग जो बनाई थी वो ये रही, मुझे बड़े मुश्किल से ये मिली है अपने किसी पेज में पड़ी हुई। तो मैंने देखा कि वो जो दौर था जब अभी मैं एकांत में बैठता था, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ और कार्य, उसको बहुत बहुत मज़े से करता था और वो सक्सेस भी रहा।
इसमें फर्स्ट प्राइज़ मुझे ही मिला था। तो सोचिए ज़रा, आपका एकांत आपको किस दिशा में, किस तरफ ले जा सकता है। तो कोशिश कीजिए, जो भी कीजिए आनंद से कीजिए, मज़े से कीजिए और आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। तो आप मुझे ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।